उन्होंने गाली दी और हमने गाली सुनी। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, चाहे हम सड़कों में जाएं चाहे कुछ करें, हम उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वो तो भस्मासुर बने हुए हैं। तो हो सकता है, मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि इन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी से साजिश के तहत कहलवा दिया होगा कि आप इस बात को करो, जनता वहां मुड़ जाएगी और मूल मुद्दे भटक जाएंगे। आप कोई भी वीर कहो, केंद्र में सरकार बन जाती है, तमाम राज्यों में सरकारें बन जाती हैं, अभी भी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भाजपा कर देती है, तो कहाँ फिर जनता विरोध कर रही है? का जो प्रदेश संगठन का शीर्ष नेतृत्व है, उसके आपसी घींगा मुष्टि के चलते जो प्रदेश का संगठन है, वो प्रदेश के संगठन में जो हमारे यहाँ थे, जो वितरघात करते थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। मैं रुद्रप्रयाग जनपद की बात करूं तो आपकी रहेगी दावेदारी, क्योंकि अगर चर्चाओं को देखें तो आप भी आपका नाम भी चर्चाओं में है। नाम चर्चाओं में आपका जरूर नाम चर्चाओं में होगा। देखो, नेतृत्व का या कार्यकर्ताओं का जो आदेश मुझे हुआ वो तो करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। अर्जुन सिंह गहरवार जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और जखोली के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हैं। साथ ही बंटी जगवान जी मौजूद हैं, यहाँ पे कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं। इन दिनों गहरवार साहब, चाहे उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली हो, बिल्कुल गर्म बनी हुई है राजनीतिक जो सियासत है, वो बिल्कुल चरम पर चल रही है। बाहरी भीतरी कहें, मैदानी पहाड़ी कहें, तमाम जो मुद्दे हैं वो गूंज रहे हैं दिल्ली तक। तो चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचती है। और ये बड़े शर्मसार करने वाली बात है कि आप देख लीजिए कि इससे पहले पिछले साल गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हुआ था और उस सत्र में हमारे बेरोजगार भाइयों की जो उपनलमी हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो अन्य बेरोजगार हैं, तो उनकी बड़ी आशाएं थी कि इस प्रदेश के लिए हमारे नेता कुछ करेंगे। तो उस समय भी ये हुआ कि विधायकों का वेतन बढ़ता बढ़ा, विधायकों का इलाज अमेरिका तक होगा, ऐसा प्रस्ताव सदन में आया। वही पास हुआ बेरोजगारों के लिए और सब जनता के खाली हाथ रहे, जबकि गैरसैंण के सत्र में बड़ी आशाएं थी। इस समय सारा बेरोजगार भाई देख रहा था कि जो हमारे उपनल कर्मी है वो देख रहे थे कि इस समय शायद सरकार उनको परमानेंट समान काम समान वेतन देगी। और हमारे शिक्षा मित्र जो है वो उनकी भी नजर थी विधानसभा के सत्र पे, तमाम बेरोजगारों की नजर विधानसभा के सत्र पे थी कि विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें कुछ बड़ा हमको मिलेगा, इस प्रदेश को कुछ मिलेगा। अब शर्मसार करने वाली बात यह है कि मिलने के बजाय विधानसभा में गाली गलौज तो पहले से होती आ रही है, लेकिन वहां तो एक दूसरे को गाली गलौज देते थे, कुर्सियां टूटती थी, ये होता था। लेकिन ये नई बात हो गई, ये तो एक प्रकार के भस्मासुर पैदा हो गए। जैसे कि भस्मासुर को वरदान दिया, तो वही जो है शिव जी के पीछे भाग गए, हाल हो गए कि पहले इन्हीं को खत्म करते हैं। तो भस्मासुर हो गया है। जिस जनता ने, जिस पहाड़ की जनता ने सरकार को बनाया और इस पे तमाम किस्म के इंजन लगाए, उसी सरकार के लोग और मंत्री, मतलब सरकार, वही सरकार जो है पहाड़ियों को अब शब्द बोल रही है। ये बड़े शर्मसार करने वाली बात है। और दुख वाली बात यह है कि हमारे जो नेता है, चाहे वो किसी भी दल के हैं, आज तक कोई मतलब कोई हमारे बेरोजगार भाई है, शिक्षित भाई है, तो सबकी नजर एक है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने ये कहा और पार्टी के लिए गाली दी, ये जल से हो रहा है। लेकिन इस पर कोई जलसा नहीं हो रहा है कि जो हमारा इस प्रदेश का बहुत बड़ा बजट इस सत्र में खर्च हुआ, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इस सत्र में खर्च हुआ और जनहित के कोई मुद्दे वहां नहीं उठे, सिवाय उन्होंने गाली दी और हमने गाली सुनी। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, चाहे हम सड़कों में जाएं चाहे कुछ करें, हम उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वो तो भस्मासुर बने हुए हैं, वो तो इतने बड़े बने हुए हैं कि उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। आज मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन बोल रहे हैं तो वो अपनी बातों पे का वजन उनका नहीं है। जिस बात को मुख्यमंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं उसको कर कहा रहे हैं। तो जो अपना ही कहना नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी, तो आम जनता का कहना क्या करेंगे? आपने आप कहा ना मुख्यमंत्री जी ने कि बड़ी कार्रवाई होगी जो इस प्रकार से करेगा, तो कहाँ है कार्रवाई? किस प्रकार की कार्रवाई है? हमने तो ये कहा था कि जिस दिन ये उत्तराखंड जी हमने मांगा था जल, जंगल और जमीन के लिए, आज देख लीजिए कि जल के बिना हमारे हाथ खाली है।
जल हमारे जल से कुंभ का स्नान हो रहा है, हरिद्वार के बाद ये गंगा जल है, उसके भी नाम खाली है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्रवाई के बजाय फिर से इनाम दे दिया जाएगा? तो इनाम तो दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। अब इनाम दिया जा रहा है तो इस पे मुख्यमंत्री जी को कहना नहीं चाहिए था कि कार्रवाई होगी, और जब कह दिया है तो जनता के सामने करके दिखाना था। भाई ये भी तो शर्मसार करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जब अपनी ही बात को नहीं कर रहे, अपना बुलावा नहीं कर रहे, तो आम आदमी दूसरे का बुलावा क्या करेंगे? ये तो सब जान रहे हैं ना, सब मीडिया जान रही है। मीडिया के सामने मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा, और सबके सामने ये बात है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, और आपने की नहीं। अपना कहना आपने नहीं किया तो फिर दूसरे का कहना आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये इन पे तो श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए था इनको कि आपने विधानसभा का सत्र किया है, और विधानसभा के सत्र में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आपने खर्च किया। पिछली बार आपने गैरसैंण में सत्र किया, वहां आपने कहा कि विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ेगा, विधायक जो है अमेरिका तक अपना इलाज करेगा, विधायक जो है जहाज की मुफ्त यात्रा करेगा, विधायक जो है रेलगाड़ी की मुफ्त यात्रा करेगा, और इसके अलावा कोई प्रश्न कोई आया? कोई चीज नहीं आई। बेरोजगार भाई हमारे खाली हाथ बैठे हुए हैं। और इस बार भी ये आशा ये थी कि जितने हमारे बेरोजगार भाई हैं, चाहे वो उपदल कर्मचारी है, चाहे वो शिक्षा मित्र है, चाहे वो जल संस्थान में है, चाहे वो दूसरे विभाग में, तो सबकी ये निगाहें थी कि इस समय ये कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने गाली देने के अलावा और क्या क्या। और हो सकता है, मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि इन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी से साजिश के तहत कहलवा दिया होगा कि आप इस बात को करो, जनता वहां मुड़ जाएगी और मूल मुद्दे भटक जाएंगे। नहीं तो साजिश के तहत आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि साजिश के तहत करवाया हो, क्या एक इतने बड़े प्रदेश पे साजिश की जा सकती है? ये अपनी बात को अपनी एक गलती को छुपाने के लिए, अपनी कई गलतियों को छुपाने के लिए प्रदेश का स्वाभिमान क्या देख लीजिए आप। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या जो जिस प्रदेश के लिए हमने कुर्बानी दी। सैयदत जी जिन माताओं की मांग सुनी हुई है, जिनकी कलाई, जिन बहनों की कलाई सुनी हुई है, जिन लोगों ने सैयदत दी, उनको क्या मिला? जिन्होंने हमने बड़ा आंदोलन इस प्रदेश के लिए क्या, उस क्या मिला? आज मूल मुद्दे पे आप देख लें कि 25 साल का नौजवान हमारा प्रदेश हो गया है, और 25 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, और अब तो 30 के बाद तो ढलती है उम्र, जवानी में नहीं हो पाए, तो अब क्या करेंगे? और यही हमने सुना है कि कभी वो हमको गाली दे रहे हैं, अब हर प्रकार का उत्पीड़न हमारा हो रहा है। हमने ये कहा कि हमारे पास जो है जल जंगल जमीन को लेकर के हमने उत्तराखंड मांगा था, जवानी और पानी को माना था। जवानी हमारी खत्म कर दी, पानी हमारा खत्म कर दिया, जंगल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, जमीन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये कह रहे कि हमने भू कानून ला दिए, अपने आप ही बड़े बड़े पोस्टर छाप रहे। ये कह रहे कि हमने जी क्या कानून बनाया जाए, इस समय कोई किसी की समझ वाला कानून है ये? यूसीसी लागू? हाँ, तो यूसीसी लागू हो गए, तो यूसीसी का जो बनाया इन्होंने, तो ये क्या ये सनातन धर्म के लिए ठीक है? ये सनातन धर्म के लिए ये ठीक है जो बनाया है इस समय? इसका अब किन चीजों का हम विरोध करें? आप देख लीजिए आप, रोजगार के बिना जब समान नागरिक संहिता की ये बात करते हैं, तो समान नागरिकता संहिता की बात है कि एक बाप के 2 बेटे हैं, और दोनों ने जो है अंग्रेजी विषय से जो है बीएड किया है, और दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और एक ही बीएड कॉलेज से किया है। तो एक को तो आपने अस्थायी नियुक्ति दे दी, उसको आप 1.5 लाख रुपए वेतन दे रहे हैं, और एक भाई को आप 25,000 रुपए वेतन दे रहे हैं, उसको आपने शिक्षा मित्र बना दिया। तो समान नागरिक संहिता कहाँ पर हुई? कहाँ पर नागरिक संहिता हुई समान? नहीं तो उसमें योग्यता भी तो काउंट करेगी। नहीं, क्या योग्यता है? किस तरीके से आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको आपने किस तरीके से? मैं तो आपको उदाहरण दो ना कि अगर मान लो किसी के 80% अंक है, वो तो परमानेंट सर्विस पे लगा है अस्थायी, और किसी के 95 है, वो शिक्षा मित्र है, तो योग्यता उसकी भी तो ज्यादा है। तब योग्यता कहाँ पर? समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि समान काम का समान वेतन आपको देना चाहिए। भाई गणित विषय के रुद्रप्रयाग में अगर 10 पद खाली है, और 10 पद खाली है, तो 10 लोगों ने बीएड भी कर रखा है उस विषय से, 10 के 50 का रखा है। तो जब 10 खाली पद हैं, तो आप भरो ना। पद तो सृजित कांग्रेस के टाइम पे है, कोई इन्होंने नहीं पद तो सृजित किए नहीं, कांग्रेस के टाइम के सृजित पद है, तो उनको भरो आप। और जो उनका वेतन जाना है वो जनता के टैक्स से जाना है, इन्होंने कुछ नहीं देना है, घर से कुछ नहीं देना है।
लेकिन तब भी आप नहीं करे। जब सृजित पद है, आपके पास पद रिक्त है, आपके पास बीएड किए हुए उस विषय के टीचर है, तो आप क्यों नहीं नियुक्ति करते हैं? क्यों आप बच्चों का भविष्य उसमें रखते हैं? लेकिन ये देख लीजिए आप, और इस पे भी दुर्भाग्य ये है कि हमारा पढ़ा लिखा भाई जो है, जो शिक्षित बेरोजगार है, वो भी आवाज नहीं उठा पा रहा। आपका जो कहना है, जो अभी आप कह रहे थे कि इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए ही कहीं ये ऐसा ना हो कि उनके द्वारा ये कह दिया हो कि लोगों का ध्यान वहां जाए, बस लोगों का ध्यान वहां जाए और ये तमाम मुद्दे भटक जाए, ये जो तमाम विषय थे ये भटक जाए। आज आप देख लीजिए कि कौन सी आप मुझे ये बताओ ना कि कौन सा विभाग ऐसा है कि जहाँ पद रिक्त नहीं है, सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। आप चाहे वन विभाग में जाएं, तो वन विभाग में पहले एक गांव में जो है एक चौकीदार होता था, जल संस्थान का एक फिटर होता था, वही आपका जो है सिंचाई विभाग का एक चौकीदार होता था, वही आपका जल निगम का होता था। अब देख लीजिए सारे पद खत्म हो गए, वही 2 आदमी बैंक में होते थे, 2 बैंक में होते थे, तो ये कहाँ गए ये पद? ये कौन खा गया इनको? ये तो गए। अब जो स्कूलों में पद रिक्त भी है, शिक्षित बेरोजगारों के जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके जो पद रिक्त भी है, तो उनके साथ भी आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी नहीं दे रहे आप। अब ये था कि जब ये समान नागरिक संहिता का कानून आया था, तो हमने तो सोचा था कि इसमें कुछ ऐसा होगा कि ये हमारे भाइयों को कुछ परमानेंट नौकरी दे, ओपनल के माध्यम से दे, उसके माध्यम से दे। आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि विधानसभा के भीतर 500 कुछ लोग उनकी नियुक्ति हुई थी, और 500 कुछ लोग उनकी नियुक्ति हुई थे, तो ये हुआ था कि वो सरकार को चला रहे हैं। अब जब 500 कुछ लोगों को आपने अलग कर दिया किनारा, तो अब कौन कर रहा है उनके बदले का काम? उनके बदले का काम कर कौन रहा? भाई जब 6-7 साल तक उन्होंने काम किया, अब 7 साल तक में अभी 2 साल से वो नहीं है, तो उनके बदले का काम कर कौन रहा है? अब जनता ने आपको बनाया, तो आपकी नियुक्ति तो ठीक हो गई, लेकिन आपने किसी को बनाया तो वो नियुक्ति वैध नहीं है, वो नियुक्ति वैध नहीं है। और जब वो नियुक्ति वैध नहीं थी, तो फिर उनके लिए भर्ती खोलते आप, उनके स्थान पे लगाते। अगर उनका जो है इतना आवश्यक काम था प्रदेश के विकास के लिए, तो उनकी जगह पे आपने नियुक्ति निकाली, कभी वैकेंसी निकाली कि उस स्थान की पूर्ति हो जाए। उनको तो चलो उनकी वैध नहीं थी, उनको तो आपने किनारे कर दिया, लेकिन उनके जगह पर काम कौन करेगा? उनको तो लगाते ना, तो वो लोग भी हमारे बेरोजगार हैं। तो चौधरी साहब, ये रोना इस बात का है कि जिस उद्देश्य से हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था, आज उस उद्देश्य का 0% भी 0% भी कहीं पर काम नहीं हुआ है। आज चाहे मूल निवास का मुद्दा हो, चाहे अस्थायी निवास का मुद्दा हो, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, और चाहे प्रेमचंद जी का मुद्दा हो, ये उससे हटके हैं। मूल निवास भू कानून की भी आप बात करें तो ये इसमें गड़बड़ किसने किया? आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सख्त भू कानून लाए और ला गए। अगर आप सख्त भू कानून लाए तो गड़बड़ी किसने की थी? 1950 का जो भू कानून है और 1950 का जो मूल निवास है, उस पर नजर डालिए आप। वो पूरे देश के लिए बना हुआ है, एक उत्तराखंड के लिए नहीं बना, कि यह है कि जो जहां पर है वो वहां का अस्थायी निवासी है। अच्छा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर का क्या? अब देख लीजिए आप देख लीजिए ना, ये कह रहे हैं कि हम सख्त भू कानून लाए हैं, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इन्होंने उस दायरे से छोड़ दिया। जहां जमीन है, जहां जमीन नहीं है वहां तो छोड़ दिया। अब देहरादून में जमीन ही नहीं बची। देहरादून में ये कानून लाए पहले कि साहब 250 गज जमीन जो है शहरी क्षेत्र में 250 गज जमीन खरीद सकता है आदमी, बाहर का आदमी। अब हुआ साहब, अब जो शहरी क्षेत्र था वो रिस्पना पुल तक था, अब रिस्पना पुल तक जमीन नहीं मिली। अब जब जमीन थी बाला वाला नगरों में, तो उन्होंने इसको भी नगर निगम शहरी में ला गए, अब वहां की जमीन बेच दी। अब हो गया मामला ठंडा, अब नहीं बचा। अब वहां के लिए तो चलो 250 गज का आप कानून ला गए। अब जमीन ये हरिद्वार उधम सिंह नगर में, हरिद्वार उधम सिंह नगर के अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रुद्रप्रयाग में कहाँ पर है 5 बीघा जमीन, या चमोली में कहाँ पर है 5 बीघा जमीन है, उत्तरकाशी टिहरी में कहाँ पर है 10 बीघा जमीन। जमीन तो हरिद्वार उधम सिंह नगर में ना, तो वहां तो आप बेच सकते हैं बाहर वालों के हाथ, और यहाँ नहीं बेच सकते। तो यहाँ जब है ही नहीं, तो उन्होंने लेना भी कहाँ से है? तो ये फिर उसके बाद सरकारी से बैनर पोस्टर आप छाप रहे हैं कि हमने सख्त भू कानून ला गए। क्या सख्त भू कानून लाए आप? ये जो भू कानून अगर आप लाए हैं तो उससे क्या फायदा जनता का है?
और क्या फायदे आज तक हुए जनता के। अच्छा गहरवार साहब, एक चीज बताइए मुझे, भाजपा प्रदेश में सरकार तो चला ही रही है, साथ ही संगठन को की मजबूती को लेकर के भी लगातार लगी हुई है। इन दिनों भाजपा के सांगठनिक चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस है कहाँ, संगठन है कहाँ? देख लीजिए कि भाजपा सत्ता में है और जो सत्ता में है वो दिखता है, क्योंकि सत्ता में है तो भाजपा के लोग सड़कों पे दिखते हैं, ऑफिसों में दिखते हैं, कार्यालयों में दिखते हैं। नहीं तो विपक्ष का संगठन मजबूत होना चाहिए, दिखते हैं, गलेदारी में दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस का संगठन तो कांग्रेस का ऊपर से नीचे तक कहीं भी कोई ऐसा पद नहीं है कि जो हमारे पास एक पद होगा कि आप कहें कि सब आपके 50 पद रिक्त चल रहे हैं। तो उसके बावजूद भी इतनी फुर्सत आप लोगों के पास है, संगठन दिख नहीं रहा है। संगठन है, मजबूती के साथ है। और मैं समझता हूं कि आने वाला जो हमारे पंचायत के चुनाव है उसमें और मजबूत हमारा संगठन होगा। आने वाला समय जनता देख रही है। नहीं, हर बार कपोल कल्पनाएं ही कांग्रेस करती है कि आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ आएंगे, आखिर आएंगे कब? कांग्रेस ने कभी इस प्रकार की कल्पना नहीं की है। कांग्रेस ने आज तक भी जो काम किया होगा धरती पर किया। आपको मैं एक बात बताऊं कि आप जो है इन 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये रुद्रप्रयाग जनपद में एक प्राइमरी का स्कूल बताओ ना, आप एक आंगनबाड़ी का केंद्र बताओ जो इसने बनाए हो। सवाल फिर वही आ जाता है गहरवार साहब, हर मंच पे यही है कि ठीक है भाजपा ने कुछ नहीं किया, बावजूद उसके सत्ता पे काबिज तो भाजपा ही है और वो वोटों के आधार पे है कि विकास के आधार पर आंगनबाड़ी और प्राइमरी का स्कूल कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, तो उच्च एजुकेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया है। तो फिर जनता वोट क्यों नहीं दे रही है? अगर जो है समुद्र के अंदर कांग्रेस ने जहाज चलाया तो आसमान पे भी कांग्रेस ने चलाई। कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम कोई बताए। भारतीय जनता पार्टी का नया काम था, नए पद सृजित थे अग्निवीर, और अग्निवीर को वो कहते नहीं है क्योंकि अग्निवीर उनकी जो वो था, वो अग्निवीर ने भी जो है मतलब एक प्रकार से बेरोजगारी कहीं या एक प्रकार से वो कहीं वो पैदा कर ली। नहीं, आप कोई भी वीर कहो, केंद्र में सरकार बन जाती है, तमाम राज्यों में सरकारें बन जाती हैं, अभी भी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भाजपा कर देती है, तो कहाँ फिर जनता विरोध कर रही है? देख लीजिए, जब 60 साल तक या 65 साल तक कांग्रेस ने सेवा की तो जनता बदलाव चाहती है। अब गर्मी के मौसम में जनता ठंड जब आती है तो बदलाव चाहती है, ठंडी के मौसम में गर्मी का बदलाव चाहती है। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से केंद्र में आई थी और राज्यों में भी आई थी। और अब माने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनका अगर वोट बैंक अगर आप देखें तो 2014 का वोट प्रतिशत देख लीजिए आप। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी कम हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का वोट बैंक भी घटा है अपना व्यक्तिगत जिस सीट से वो चुनाव लड़े। और 2024 में वो आधे भी आ गया उनका वोट प्रतिशत। अब आने वाला समय तो वो नीचे आ रहे हैं ना, तो जब वो नीचे आएंगे तो जब अंधेरा छटेगा तो सूर्य का उदय होगा। नहीं तो तब तक क्या कांग्रेस टिकी रह पाएगी? क्यों कांग्रेस कहाँ जा रही है? तमाम आप देख लीजिए कहाँ है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस कहाँ जा रही है? कार्यकर्ताओं में लगातार बाहर निकलने का क्रम जारी है। आप उस समय को क्यों नहीं देखते हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी के देश में 2 सांसद हुआ करते थे? जब वो दो से आज पूरे देश पे सत्ता में काबिज है। सत्ता में काबिज है, तो जब 2 से वो पूरे देश में सत्ता में काबिज है तो हम कहाँ पीछे हैं? हम कहाँ पे? हमने हमारी गलतियां बहुत हैं जिनको मैं स्वीकार करता हूं कि हम अपनी बात को जनता तक समझाने में नहीं समझा पाए अपनी बात को, जो हमारी कमी है। और वही कमी है कि हमको सत्ता से बाहर रहना पड़ा। लेकिन हमारा मतलब सत्ता सुख भुगतने से नहीं था, हमारा तो विकास से था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो प्रदेश संगठन का शीर्ष नेतृत्व है उसके आपसी घींगा मुष्टि के चलते जो प्रदेश का संगठन है, वो प्रदेश के संगठन में जो हमारे यहाँ थे जो वितरघात करते थे वो करते थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। वर्तमान की जो स्थिति है, अब जो कुछ होगा वही होगा। अब 2027 में तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टूटेगी और भारतीय जनता पार्टी के टूटने से थर्ड फ्रंट का गठन होगा। और थर्ड फ्रंट का जब गठन होगा तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी देगा, क्योंकि कांग्रेस से भी तमाम लोग वहाँ। भारतीय जनता पार्टी में हर विधानसभा में नेताओं की भरमार हो गई थी जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे।
7 से 8 लोग हमारे यहाँ टिकट मांगते थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब वो वहां नुकसान इसलिए देंगे कि क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है। उन्होंने जिन्होंने कांग्रेस को डिमेज करने में जिनका महत्वपूर्ण भूमिका है, अब वो वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी को डिमेज करेंगे। वहां का मूल कार्यकर्ता जो है घर बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने अर्श से फर्श पर भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, और वो आज खाली बैठा हुआ है। और जो इधर उधर से जा रहे हैं वो वहां फर्शिंग बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो मूल कार्यकर्ता था वो टूटेगा। शुरुआती दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि बाहर से आए हुए 100 टूट जाए लेकिन मूल कार्यकर्ता एक नहीं टूटना चाहिए। अब इन्होंने उल्टा कर दिया है। इन्होंने कहा अंदर के 100 टूट जाए लेकिन बाहर से जो आए वो एक न टूटना चाहिए। अच्छा गहरवार साहब, एक चीज और बताइए मुझे, आने वाले दिनों में, महीनों में कांग्रेस भी संगठनात्मक चुनाव की ओर जाएगी। वहां भी पूरे प्रदेश से लेकर के ब्लॉक स्तर तक संगठन के चुनाव होंगे। क्या कुछ है? अगर मैं रुद्रप्रयाग जनपद की बात करूं तो आपकी रहेगी दावेदारी, क्योंकि अगर चर्चाओं को देखें तो आप भी, आपका नाम भी चर्चाओं में है। ये मैंने तो कभी दावेदारी नहीं की। और अब तो सांगठनिक चुनाव को लेकर के, अध्यक्ष पद को लेकर संगठन में तो ये होता है कि संगठन जिस लायक जिसको समझता है उस पद पे बिठाता है। अब इस संगठन ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना रखा है, और निश्चित रूप से प्रदेश में हमारी जो आवाज उठती है तो उसको हमारे बड़े नेता समझते हैं, जिस बात को हम कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ तो जिले में मेरी इस प्रकार की कोई दावेदारी नहीं है। या तो हमारे वरिष्ठ कई नेता हैं, कई नाम चर्चाओं में आपका जरूर नाम चर्चाओं में होगा, लेकिन हमारे कई वरिष्ठ नेता हैं। तो उनमें से किसी एक को जो ठीक बैठेगा, उनमें से किसी एक को हम अध्यक्ष के लिए लाएंगे आगे। लेकिन मेरी अगर कोई दावेदारी नहीं। अगर कार्यकर्ताओं के बीच सहमति बनती है, प्रदेश नेतृत्व आप पे भरोसा जताता है, तो क्या प्रदेश नेतृत्व का या कार्यकर्ताओं का जो आदेश मुझे हुआ वो तो करना पड़ेगा। लेकिन दावेदारी मेरी नहीं है। दावेदारी मेरी किसी भी चीज की नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डूबती नाव में आप सवार होना नहीं चाहते? ये कहा कि कौन सी नाव डूब रही है? आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है। आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मेरी दावेदारी नहीं है। नहीं, दावेदारी मेरी इसलिए नहीं है कि हमसे वरिष्ठ कई लोग हैं, और जो हमसे पीछे भी आए छोटे भी होंगे वो भी वरिष्ठ ही हैं। और निश्चित रूप से इसमें ये भी है कि थोड़ा जो जिला मुख्यालय के नजदीक जिनका आवास होगा या जिला मुख्यालय के नजदीक जो होंगे, उनको अगर वरीयता दी जाए तो बैठकों करने में, संगठन को जोड़ने में सुविधाएं भी होती हैं। नहीं तो आज कांग्रेस की स्थिति इस तरीके की है कि जब तक एक अच्छा, कहते हैं ना, वृक्ष न मिले तब तक अच्छी छांव भी नहीं मिलती है। ये हमारे वृक्ष पे पत्ते आने लग गए हैं। अच्छा, पत्ते आने लग गए। ठीक, मैं मानता हूँ कि 10-15 साल तक पतझड़ झेला है निश्चित रूप से। और ये उतार चढ़ाव तो जीवन का अंग है। ये तो भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, राम ने जन्म लिया, विष्णु ने जन्म लिया। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता है। मौसम पे भी आता है, रात दिन में भी आता है। तो ठीक है, हमने जो कष्ट का समय था वो झेल दिया। निश्चित रूप से आने वाला समय जनता जो है सेवा का मौका हमको देगी, कांग्रेस पार्टी को देगी। चलिए, धन्यवाद। गहरवार साहब हमारे साथ थे इस वार्ता में। आगे फिर मिलेंगे आपसे, तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।